चलिए बाबा, आज हम करने वाले हैं कॉम्पोजिशन चैप्टर का रिवीजन। सर, कॉम्पोजिशन चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक क्विक लिंकिंग दे दीजिए। यस बाबा, एक क्विक लिंकिंग ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था सीखना जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज से। सर, गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई किया, चाहे सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई हो, चाहे सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई हो, जीएसटी तो लेवी होगा। सर, इंटरस्टेट हुआ तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा। सर, इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ तो सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। लेकिन फिर कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को बोला, सर प्लीज हमें कोई सिंपल स्कीम दीजिए। हर महीना ये इनपुट लेना, आउटपुट चार्ज करना, सेट ऑफ करना, बैलेंस पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सर कोई सिंपल स्कीम दे दीजिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ओके, आप सेक्शन नंबर 9 की नॉर्मल स्कीम मत लीजिए, आपको हम देंगे कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 10। आ जाइए कॉम्पोजिशन लेवी में। कॉम्पोजिशन लेवी मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10 होता है। ठीक है सर किसको किसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलता है आपको देखना है। गवर्नमेंट को लोगों ने बोला, सर देखिए हमारी कंडीशन बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी कैसी हो गई है, आप कुछ तो कीजिए। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक छोटे व्यक्ति हो, मतलब जिसका टर्नओवर बिलो नॉट रजिस्ट्रेशन लिमिट बिलो 1.5 करोड़ एंड 75 लाख है, तो सर आपको हम देंगे एक ऑप्शन कि आप कॉम्पोजिशन लेवी ले सकते हो। तो अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस है, आप कुछ भी मत काटिएगा चार्ट बुक में। ठीक है, डन सर। तो अगर आपका टर्नओवर इन द लास्ट ईयर लेस देन इक्वल टू 75 लाख और 1.5 करोड़ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, तो सर आपको मिलेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम। सर एक बात बताइए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जब आप टर्नओवर देख रहे हो, किसके लिए 1.5 करोड़ और किसके लिए 75 लाख? अगर आप हो इन द स्टेट ऑफ मेंटस तो आपके लिए 75 लाख है, हो जा तो 1.5 करोड़ है। सर मेंटल हो जा, मेंटल नहीं बाबा, मेंटस। एम फॉर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन फॉर नागालैंड, टी फॉर त्रिपुरा, यू फॉर उत्तराखंड एंड एस फॉर सिक्किम। इन स्टेट्स के लिए जो लिमिट एप्लीकेबल है वो है 75 लाख। अगर आप इन स्टेट्स में नहीं हो, आप हो हिमाचल प्रदेश में, एनी अदर स्टेट्स में, या जम्मू एंड कश्मीर या असम में, तो आपके लिए जो लिमिट एप्लीकेबल है वो है 1.5 करोड़। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो सर गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो करंट ईयर में आप एलिजिबल हो जाओगे टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अप टू ए टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ एंड 75 लाख। आपको बेसिकली एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। लेकिन जब आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा टू टेक कॉम्पोजिशन स्कीम, तो आपको याद रखना है आपको ये ऑप्शन पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस के लिए एक साथ लेना है। अगर आपके 3 रजिस्ट्रेशन हैं तो तीनों रजिस्ट्रेशन एक साथ कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रजिस्ट्रेशन को आपने रख लिया अंडर नॉर्मल स्कीम, एक को रख लिया अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। सारे रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन कॉम्पोजिशन स्कीम में एक साथ में आएंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल पर्सन होता है? एलिजिबल पर्सन होता है एक मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट। सेक्शन नंबर 10(1) बोलता है कि कौन कौन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होता है। सेक्शन नंबर 10(1) में बताया गया है एक मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट एलिजिबल होता है। सर अगर मैं एलिजिबल पर्सन हूं, मतलब एज ए मैन्युफैक्चरर मेरे को कितना कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी देना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने बोला बेटा आपको देना पड़ेगा 0.5% सीजीएसटी ऑफ योर टर्नओवर, 0.5% एसजीएसटी ऑफ योर टर्नओवर। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको 0.5% ऑफ योर टैक्सेबल टर्नओवर देना है। और सर 0.5% ऑफ योर टर्नओवर विच इज टैक्सेबल टर्नओवर देना है एज एसजीएसटी। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर टर्नओवर पे देता है, ट्रेडर टैक्सेबल टर्नओवर जो टैक्सेबल सप्लाईज होती है उन्हीं पे देता है, एग्जाम सप्लाईज जो 0% नील रेटेड होती है उन पे कभी भी टैक्स नहीं देता। डन सर। और रेस्टोरेंट के लिए बोला गया है आपको देना है 2.5% एंड 2.5% ऑफ योर टर्नओवर। ठीक है सर। अब ये जो एमटीआर है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट, सर ये जो जीएसटी देने वाले हैं 1%, 1% और 5%, ये इनका खुद का ऑब्लिगेशन रहेगा, ये कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से। तो बेसिकली अगर आप एक पर्सन हो जो एलिजिबल है, तो सर आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना नहीं है, आपको कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करना,
आप जब सप्लाई करोगे तो इनवॉइस मत दीजिएगा, टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी मत दीजिएगा, आप दीजिएगा बिल ऑफ सप्लाई। और जब बिल दोगे तो सामने वाले को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो अगर आप एक एलिजिबल पर्सन हो, मतलब आप एक मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट हो, तो सर आपको कोई आईटीसी तो मिलेगा नहीं अगर रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदोगे। अगर आप कोई पर्सन से खरीद रहे हो जिसपे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, फॉर एन एग्जांपल आपने ले लिया जीटीए का सर्विस, आप हो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो आपको देना पड़ेगा जीएसटी, जो नॉर्मल जीटीए पे कितना लगता है 5%, तो 5% में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए, मैंने आपको बोला अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन ये है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। कॉम्पोजिशन स्कीम पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस टुगेदर लेना है। कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा सेक्शन नंबर 10(1) में बताए गए लोगों को। MTR को M देगा 1%, T देगा 1% ऑफ हिज टैक्सेबल सप्लाई, रेस्टोरेंट देगा 5% ऑफ हिज टर्नओवर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और सर याद रखिएगा, ये अपने पॉकेट से देंगे, किससे लेंगे नहीं और लेके देंगे नहीं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए, अगर आप एक सेक्शन नंबर 10(1) वाले व्यक्ति हो, तो अगर आपने कुछ किया तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या ये जो ट्रेडर या ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें भी कुछ लोग इनएलिजिबल होते हैं। और गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 10(2) में बताया इनएलिजिबल अंडर सेक्शन नंबर 10(1), मतलब एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए रेस्टोरेंट और एज ए ट्रेडर आप एलिजिबल नहीं होंगे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अगर आप सेक्शन नंबर 10(2) में फॉलो रहे हो। सेक्शन नंबर 10(2) में 5 लोगों को बताया गया है, सुन लीजिए। सर सेक्शन नंबर 10(2) में गवर्नमेंट बोलता है अगर आप फॉलो रहे हो MINES में, MINES में मतलब सर अगर आप माइंस में फॉलो रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकते, मतलब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते। सर M मतलब क्या हुआ? M मतलब मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो किसके सर? पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको, PAIT। और अब गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है इसमें भी सर फ्लाई एश ब्रिक्स वाले मैन्युफैक्चरर को। बेसिकली ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर दो फ्लाई एश ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद देखिए यहां मैंने लिखा है फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्लॉक्स या एग्रीगेट्स विद 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट अगर आप बना रहे हो तो आप भी इनएलिजिबल हो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप ब्रिक्स बना रहे हो और फॉसिल मील और सिमिलर सिलिशियस अर्थ तो आप भी इनएलिजिबल हो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप बिल्डिंग ब्रिक्स, ईंटें बना रहे हो तो भी आप इनएलिजिबल हो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। और या फिर आप बना रहे हो अर्थन या रूफिंग टाइल तो भी आप इनएलिजिबल हो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सर कौन से मैन्युफैक्चरर इनएलिजिबल है? PAIT पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम एंड टोबैको बनाने वाले सर मैन्युफैक्चरर्स, और प्लस ब्रिक्स और रूफिंग टाइल्स वाले, बाबा नॉर्मल टाइल्स नहीं, अर्थन और रूफिंग टाइल्स वाले को इनएलिजिबल किया है। I का मतलब हो गया इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर, M फॉर मैन्युफैक्चरर, I फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हो सप्लाई, अगर आप कर रहे हो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, तो सर गए बेटा गए, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। चाहे आप टैक्सेबल सप्लाई इंटरस्टेट करो, चाहे एग्जाम सप्लाई करो, चाहे आप ब्रांच ट्रांसफर करो, कुछ भी मत करना इंटरस्टेट, नहीं तो गए। लेकिन इंटरस्टेट परचेस कर सकते हो, परचेस करना अलाउड है, सेल करना अलाउड नहीं है। N फॉर NRTP, CTP और नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर, N फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर या NRTP, CTP उसको भी इनएलिजिबल बोला गया है। E फॉर पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो TCS काटने वाला है, तो सर इस केस में भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। M for manufacturer, I for interstate supplier, N for नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर, नॉन टैक्सेबल सर्विसेज का सप्लायर और NRTP और CTP इनएलिजिबल होंगे। एंड E फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS काटने वाला है, तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। डन सर। उसके बाद आगे बोल रहे हैं S फॉर सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो भी आप इनएलिजिबल हो। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला कि सर अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है वो इनएलिजिबल है, लेकिन अदर देन रेस्टोरेंट एंड केटरिंग वाला, बिकॉज रेस्टोरेंट एंड केटरिंग वाले को तो अलाउ किया है कॉम्पोजिशन स्कीम। या फिर आप एक ऐसे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाले हो जो मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 10% ऑफ द लास्ट ईयर का टर्नओवर और 5 लाख विच इज हायर, तो भी चलेगा। लेकिन
अदर सर्विस प्रोवाइडर्स आर इनएलिजिबल, मतलब सर रेस्टोरेंट एंड केटरिंग वाले को अलाउ किया है, या फिर आप एक मैन्युफैक्चरर ट्रेडर रेस्टोरेंट हो जो अपने मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर, ट्रेडिंग टर्नओवर या रेस्टोरेंट के टर्नओवर के साथ थोड़ी थोड़ी सर्विसेज बेसिकली विच इज 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10% जो टर्नओवर था उसका 10% या 5 लाख विच इज हायर, उतना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको बोला मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट एलिजिबल होते हैं। सर जो ये एलिजिबल होते हैं एमटीआर, इनको बोला गया है कि आप 10% ऑफ द टर्नओवर और यूनियन टेरिटरी लास्ट ईयर का 10% ऑफ टर्नओवर और इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट लेना, उसका 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। समझ लीजिए लास्ट ईयर का टर्नओवर 80 लाख था, 80 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, 8 लाख का सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब जब ये 8 लाख का सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये भी प्योरली सर्विसेज, मतलब इसमें भी इंटरेस्ट को इंक्लूड मत कीजिएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग 10% ऑफ 5 लाख विच एवर इज हायर, एक्सक्लूड इंटरेस्ट और डिस्काउंट इन करंट ईयर ऑल्सो। ठीक है सर, एक कॉम्पोजिशन डीलर का क्या क्या कंप्लायंसेस हो सकता है? बाबा कॉम्पोजिशन डीलर क्वार्टरली पेमेंट करेगा, क्वार्टरली पेमेंट करने के बाद सीएमपी 08 फाइल करेगा। रिटर्न जो था जीएसटीआर 4 जो क्वार्टरली लगा रहा था, अब वो एनुअली लगाने लग गया है बाय 30th ऑफ अप्रैल, और उसका जो एनुअल रिटर्न है वो है जीएसटीआर 9A जो जाता है बाय 31st ऑफ दिसंबर। सो इस साल का एनुअल रिटर्न नेक्स्ट ईयर के 31st दिसंबर तक जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक कॉम्पोजिशन डीलर को अपने बिल में लिखना है कि मैं हूं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन और मैं एलिजिबल नहीं हूं टू कलेक्ट टैक्स ऑन माय सप्लाईज। एक कॉम्पोजिशन पर्सन जब साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड लगाता है तो उसमें भी बेटा चिपका दे, सर पे लिखा ले कि सर मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, ताकि कोई भी अगर आपके दुकान में घुसे तो उसको पहले ही पता चल जाए ओके ये कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। डन सर, एक बात बताइए, अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर आपने बोला कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, तो अगर मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है तो कैसे लिया जाए? आपको एक बात ध्यान रखना है, कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो बेटा कुछ नहीं है, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन लोगे अपने पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरईजी 01 में जस्ट एक बार टिक कर दीजिएगा कि मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन आएगा एज कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, अगर मेरे को नॉर्मल पर्सन से कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट करना है सर, तो बेटा तब ऑनलाइन जाना पड़ेगा और एक इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा सीएमपी 02। और याद रखिएगा ये जो इंटीमेशन आपको फाइल करना है ये साल के शुरू होने से पहले करना है, मतलब साल के बीच में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नॉर्मल पर्सन से कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं जा सकते। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो ईयर के स्टार्टिंग में ही जाना पड़ेगा, मतलब अगले साल से आपको कॉम्पोजिशन मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। और उसके लिए आपको फाइल करना पड़ेगा सीएमपी 02। याद रखिएगा आपका समझ लीजिए 3 रजिस्ट्रेशन है, एक रजिस्ट्रेशन से सीएमपी 02 फाइल कर दिया, सारे रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे अंडर कॉम्पोजिशन। 1 इंटीमेशन पेन वाइज इज रिक्वायर्ड, नॉट स्टेट वाइज। हर स्टेट में सीएमपी 02 फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेट से फाइल कीजिए, सारे स्टेट के रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन आ जाएंगे। सर एक बात बताइए, एक बार मैं कॉम्पोजिशन में आ गया, क्या हर साल सीएमपी 02 फाइल करते रहो? नहीं बाबा नहीं, एक बार इंटीमेशन फाइल कर दिया तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एवरी ईयर टू कंटिन्यू अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। चलते रहेगा कॉम्पोजिशन स्कीम जब तक आपने टर्नओवर क्रॉस नहीं कर दिया हो या आप इनएलिजिबल नहीं हो गए हो। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, अगर मेरे को चेक करना है क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो मेरे को लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना पड़ता है। लास्ट ईयर का टर्नओवर देखो या लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखो? इन्होंने बोला लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा। ठीक है सर, डन, पॉइंट क्लियर है। अगर सर मेरे को पेमेंट करना है, पेमेंट पर्पस के लिए इन्होंने बोला है स्टेट वाइज टर्नओवर देखना, जिस स्टेट का टर्नओवर है उस स्टेट में सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5%, उस स्टेट का एसजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। डन सर। कंप्लायंसेस एंड रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड हमेशा स्टेट वाइज मेंटेन करने हैं। ठीक है सर। उसके बाद अब सुनिए, गवर्नमेंट ने बोला कि रमेश समझ लीजिए आपका टर्नओवर from 1st of April up to the date of becoming liable. So for an example, ये था year 1920 में from 1st of April up to the date of becoming liable आपका टर्नओवर 40 लाख रुपया हुआ। 40 लाख रुपए तक तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उसके बाद का टर्नओवर 60 लाख था, इंटरेस्ट इनकम समझ लीजिए 30 लाख था, तो गवर्नमेंट ने बोला किस पे टैक्स दोगे? गवर्नमेंट ने सिंपल क्लैरिफिकेशन दिया कि 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल जो टर्नओवर होता है उसको एक्सक्लूड कर देना और इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर देना। उसके बाद जो टर्नओवर होगा उसी पे आपको टैक्स देना है, मतलब टैक्स पेएबल इज ऑलवेज ऑन द टर्नओवर इन द स्टेट एक्सक्लूडिंग द टर्नओवर from 1st of April up to the date of becoming liable and exclude the interest और डिस्काउंट का इनकम। ठीक है सर। अगर नेक्स्ट ईयर देखेंगे 2021 में आपको देखना है कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आपको लास्ट ईयर का अग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा, और अग्रीगेट टर्नओवर जब देख रहे हो फॉर चेकिंग एलिजिबिलिटी तो लास्ट ईयर का टर्नओवर आपको लेना है
और जब लास्ट ईयर का टर्नओवर आप ले रहे हो तो फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल उस टर्नओवर को भी इंक्लूड करना है, बट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर आप लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे तो वो है 1 करोड़ एंड हेंस आप एलिजिबल हो जाओगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स पेबल टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे आपको टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स दोगे तो हमेशा एक्सक्लूड कर देना 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल का टर्नओवर, और ऑल्सो एक्सक्लूड कर देना इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। सर अगर मेरे को देखना है क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं तो लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगा। लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर में 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल के टर्नओवर को इंक्लूड कर देना और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर देना। डन सर, पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात याद रखिएगा एक बार, सेक्शन नंबर 10(1) में मैन्युफैक्चर ट्रेडर रेस्टोरेंट एलिजिबल है, सेक्शन नंबर 10(2) में माइंस इनएलिजिबल है। मतलब अगर मैन्युफैक्चर ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट ये एक्टिविटीज कर देते हैं, माइंस वाली एक्टिविटी, तो गए बेटा गए, आप इनएलिजिबल हो जाओगे। डन सर, बेसिकली ये लोग इनएलिजिबल है। अब अगर आप सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2) में इनएलिजिबल हो तो सेक्शन नंबर 10(2)(a) बोलता है बेटा आ जा मेरी शरण में और मैं दूंगा तुझे सेक्शन नंबर 10(2)(a) में कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन नंबर 10(2)(a) का कॉम्पोजिशन स्कीम बोलता है अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीस है, चाहे आप कोई भी स्टेट में हो, अप टू 50 लाख रुपीस है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप सेक्शन नंबर 10(2)(a) का कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें बोला गया है कि सर ऑप्शन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट। लास्ट ईयर का टर्नओवर हमेशा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट देखना है, और अगर वो 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल हो अंडर सेक्शन नंबर 10(2)(a। लेकिन सेक्शन नंबर 10(2)(a) में एलिजिबल होने के लिए आपको सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) में इनएलिजिबल होना पड़ेगा। सर अगर मैं सेक्शन नंबर 10(2)(a) में एलिजिबल हो तो मेरे को कितना टैक्स पे करना है? आपको याद रखना है, आपको पे करना है टैक्स 6% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट। कंडीशन क्या है? लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए एंड आप एक इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट है। बेसिकली 10(1) एंड 10(2) में आप इनएलिजिबल है तो ही आपको सेक्शन नंबर 10(2)(a) दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन नंबर 10(2)(a) अगर दिया तो वो बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 10(2)(a) में भी MINE इन एलिजिबल है। MINE क्या होता है? सर मैन्युफैक्चरर ऑफ पैन मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको, वो जो ब्रिक्स था, और सर रूफिंग टाइल्स वाला, ठीक है। I फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर इनएलिजिबल है, N फॉर NRTP, CTP और नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विस का सप्लायर, E फॉर पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू दैट ई कॉमर्स who is going to go ahead and deduct TCS, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे अंडर 10(2)(a) भी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? अगर आपका टर्नओवर इन द लास्ट ईयर अप टू 1.5 करोड़ एंड 75 लाख रुपीस है तो सर गवर्नमेंट ने बोला आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑप्शन मिलेगा टू गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है सर, ऑप्शन किसको दिया जाएगा? ऑप्शन पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस पे दिया जाएगा, ऑप्शन MTR को दिया जाएगा, ऑप्शन इनएलिजिबल होगा माइंस। अगर आप 10(1) एंड 10(2) में इनएलिजिबल है तो सेक्शन नंबर 10(2)(a) बोलता है बेटा आप दे सकते हो 6%, दैट इज 3% CGST एंड 3% HGST। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आप इनएलिजिबल हो 10(1) एंड 10(2) में, और आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर, योर लास्ट ईयर का टर्नओवर हैज नॉट क्रॉस 50 लाख रुपीस, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू टर्नओवर ऑफ 50 लाख रुपीस आपको सेक्शन नंबर 10(2)(a) का स्कीम मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली सेक्शन नंबर 10(2)(a) का स्कीम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आया था या उन मैन्युफैक्चरर के लिए आया था जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का टर्नओवर भी कर रहे हैं, और सर्विस का टर्नओवर मोर देन दैट 10% ऑफ 5 लाख व्हिचएवर इज हायर है। बेसिकली आप इनएलिजिबल हो अंडर सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2), तो आपको सेक्शन नंबर 10(2)(a) की स्कीम दे दी जाती है। लेकिन सेक्शन नंबर 10(2)(a) में ध्यान रखिएगा 3% CGST और 3% HGST देना पड़ता है। डन सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए सर, अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कॉम्पोजिशन स्कीम में, एक दिन मन हो गया कि मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया, या सर मैंने कंडीशन वायलेट कर दिया, माइंस वाली कंडीशन में फॉल हो गया, तो गवर्नमेंट बोलता है एक बात याद रखिएगा, जिस दिन इनएलिजिबल हो गए उसके 7 दिनों में CMP 04 फाइल कर देना कि सर मैं बाहर जा रहा हूं कॉम्पोजिशन से। बेसिकली जिस दिन आप इनएलिजिबल हो गए उस दिन से आप नॉर्मल पर्सन बन गए हो, आपको ITC लेना है, GST चार्ज करना है, टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है, और ऑनलाइन जाके 7 दिनों में CMP 04 भी फाइल करना है। सर क्या मैं साल के बीच में बाहर निकल सकता हूं? यस बाबा, वॉलंटरी विड्रॉवल इन बिटवीन द ईयर अलाउड है, लेकिन इन केस ऑफ सेल्फ विड्रॉवल CMP 04 आपको फाइल करना पड़ेगा बिफोर द डेट ऑफ सच विड्रॉवल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखिएगा,
सर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 5 बोलता है, सेक्शन नंबर 10 बोलता है बेसिकली, आप सेक्शन नंबर 10 याद रखिएगा कि प्रॉपर ऑफिसर को अगर डाउट हो गया आपके ऊपर कि सर ये पर्सन इनएलिजिबल है फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम या इसने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है फिर भी कंटिन्यू कर रहा है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो ऑफिसर आपको क्या करेगा, एक शोकॉज नोटिस देगा, आपको रिप्लाई करना है। तो शोकॉज नोटिस आएगा इन सीएमपी 05, आपको रिप्लाई करना है 15 दिनों में इन सीएमपी 06, और फिर उसके बाद ऑफिसर आपको एक ऑर्डर इशू करेगा इन ऑफिसर ऑर्डर इशू करेगा इन सीएमपी 07 within 30 days either allowing you composition or denying the कॉम्पोजिशन स्कीम। और जब अलाउ करेगा तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर दीजिए, या डिनाई कर देगा तो डिनाई उस दिन से करेगा जिस दिन से आप इनएलिजिबल थे या आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है। अब सुनिए, इतने दिनों से आपने टैक्स दिया है 1%, आपको देना चाहिए था समझ लीजिए अपने गुड्स पे 18%, तो जो डिफरेंशियल 17% है वो टैक्स अलोंग विद पेनल्टी आपसे रिकवर कर लेगा। सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग्स करेगा, बेसिकली सेक्शन नंबर 73 एंड 74 में डिमांड ऑर्डर इशू करेगा, बेटा दे देना, नहीं तो उल्टा लटका के टैक्स रिकवर कर लेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर उसके बाद नॉर्मल स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल स्कीम लगता है अंडर सेक्शन नंबर 9, कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10। नॉर्मल स्कीम में रेट होता है 5%, 12%, 18%, 28%। कॉम्पोजिशन स्कीम में रेट होता है 1%, 1%, 5% एंड 6%। नॉर्मल स्कीम में रिटर्न आप फाइल करते हो बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कॉम्पोजिशन स्कीम में आप रिटर्न फाइल करते हो, नॉट रिटर्न, आप पेमेंट करते हो क्वार्टरली। बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल स्कीम में आप पेमेंट करते हो बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और कॉम्पोजिशन स्कीम में आप नॉर्मल स्कीम में जनरली आप पेमेंट करते हो बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और कॉम्पोजिशन स्कीम में आप पेमेंट करते हो बाय 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्वार्टर। ठीक है सर। नॉर्मल स्कीम में नॉर्मल रिटर्न होता है जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न होता है। सर जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रिटर्न होता है वो जीएसटीआर 4 होता है, और एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A होता है। नॉर्मल स्कीम में टैक्स इनवॉइस इशू होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। नॉर्मल स्कीम में यू कैन अवेल द आईटीसी, कॉम्पोजिशन स्कीम में आईटीसी नहीं मिलता, और आपको हमेशा टैक्स कैश में पे करना पड़ता है। आपको एक बात ध्यान रखना है सर, समझ लीजिए मैं एक नॉर्मल पर्सन था और अब मैं कॉम्पोजिशन में शिफ्ट हो रहा हूं। बेटा पहले बात तो यह है कि आपको ऑनलाइन जाके सीएमपी 02 फाइल करना है। उसके बाद क्योंकि जब आप नॉर्मल पर्सन थे तो आपने आईटीसी लिया था, अब आप कॉम्पोजिशन में आ गए हो, आईटीसी नहीं ले सकते, तो जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है स्टॉक का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। इसीलिए आपको फाइल करना पड़ेगा आईटीसी 03 विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन नंबर 18(4) रेड विथ रूल नंबर 44 बोलता है कि सर जो भी इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स था, उस पे जो भी क्रेडिट है, वो जो क्रेडिट आपने लिया था बेसिकली वो रिवर्स करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 18 रेड विथ रूल नंबर 44 एप्लीकेबल होता है। उसके बाद सर समझ लीजिए मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में था और अब मैं नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हो रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला इस केस में पहला बात तो आपको ऑनलाइन जाके सीएमपी 04 फाइल करना है, प्लस जो भी इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स है उसका क्रेडिट को भी आपको सर लेना पड़ेगा। अब कॉम्पोजिशन से आप आ गए हो नॉर्मल स्कीम में, तो जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है या जो भी कैपिटल गुड्स जिसको आप यूज करने वाले हो एज ए नॉर्मल पर्सन, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। फाइल कीजिएगा आईटीसी 01 विद डिटेल्स ऑफ द इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सेक्शन नंबर 18(1)C रेड विथ रूल नंबर 40 अप्लाई करेगा, और आपको आईटीसी 01 विद इन 30 डेज फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट व्हेन द ऑप्शन इज विड्रॉन, या ऑफिसर ने आपको जब डिनायल ऑर्डर दे दिया, डिनाई कर दिया ऑफिसर ने आपको कंपोजिशन स्कीम, उसके 30 दिनों में आपको आईटीसी 01 फाइल करते हुए जो भी इनपुट पे या कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो ले लेना है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए बाबा, कॉम्पोजिशन स्कीम इस अटेम्प्ट के लिए आप ए ग्रेडेड बोल सकते हो क्योंकि एक छोटा सा अमेंडमेंट है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन या 6 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कॉम्पोजिशन में क्या अमेंडमेंट है। सर पहले मैन्युफैक्चरर्स और पान मसाला, इरेटेड वाटर, आइसक्रीम और टोबैको को अलाउड नहीं था कॉम्पोजिशन स्कीम। अब सर ये जो फ्लाई एश ब्रिक्स बनाते हैं, ये जो ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील या सिलिशियस अर्थ बनाते हैं, या सर बिल्डिंग ब्रिक्स बनाते हैं, या अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स बनाते हैं, इनको भी कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। डन सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। यहां मैं अपना क्विक रिवीजन विद द रेस्पेक्ट ऑफ चैप्टर ऑफ कॉम्पोजिशन क्लोज करता हूं।